इंटरव्यू के अंदर बिना योग्यता के गलत नंबर देकर उनके साथ क्रूर मजाक करी गई। विधायक उधर आरोप लगा रहे हैं, उधर के इधर आरोप लगा रहे हैं और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। OMR सीट में क्या हो रहा है सबको पता है, पर हम सब लोग मौन हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट का कूतर देकर उस खेजड़ी को लाखों के तादाद में, और सब मौन है। 200 विधायकों में से एक विधायक ने भी अगर बोला हो इस सदन के अंदर तो रिकॉर्ड उठाकर देख लो। मौन, चुप। बाड़मेर में जाट को निकाल लिया, विश्नोई को निकाल लिया, तो उसी विश्नोई के साथ जोगाराम जी ने लूनी में क्या किया उन विश्नोइयों को जाकर भी पूछ ले, क्योंकि गांव तो हमने रहने लायक नहीं छोड़े। गांव रहने लायक नहीं छोड़े, मैं जिम्मेवारी से बोलता हूं। जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल जोधपुर। सभापति महोदय, दुनिया के हजारों साल के इतिहास में कोई भी देश, कोई भी राज्य अगर बड़ा है आगे, तो उसका इकलौता कारण उस देश की संस्थाएं, और अगर देश फेल हुआ या समाप्त हुआ है उसका कारण भी उस देश की संस्थाएं। इस देश में आज नेहरू जी को तो बहुत कोसा जा रहा है। नेहरू जी द्वारा स्थापित संस्थाओं को इस देश में कमजोर और समाप्त किया जा रहा है। आज से सैकड़ों साल बाद जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो इस काल को किस तरीके से, किस नजरिया से देखा जाएगा, ये भी हम लोगों को जिम्मेवारी से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। संस्थाओं के माध्यम से क्या क्या होता है। हाँ, इस सदन में हम लोग बैठे हैं, हंस रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं। इस राजस्थान का भविष्य, राजस्थान के विद्यार्थियों का भविष्य, रोजगार के संदर्भ में इन संस्थाओं को कमजोर और समाप्त करने की कीमत ये राजस्थान कितनी चुका सका है, और भविष्य राजस्थान की प्रचार प्रसार के अंदर तो 2 वर्ष के प्रचार प्रसार में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर आप बहुत महिमा मंडल कर सकते हो। और राजस्थान के विद्यार्थियों के भविष्य के संदर्भ में जिसकी इकलौता लक्ष्य सरकारी नौकरी रहता, 99.9% शिक्षित विद्यार्थियों के, उनके साथ क्या क्या नहीं कर रहे हैं। संस्था के तौर के ऊपर पहले तो इंटरव्यू के अंदर बिना योग्यता के गलत नंबर देकर उनके साथ क्रूर मजाक करी गई। उसके बाद में लगातार पेपर लीक, इधर का उम्मीदवार विधायक उधर आरोप लगा रहे हैं, उधर के इधर आरोप लगा रहे हैं और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक के बाद में हद जब हो जाती है जब OMR सीट के माध्यम से आप लोग कह रहे हो कि हमारी कमीज गंदी और आपकी उजल, किसी भी की भी कमीज गंदी हो जाए सदन पूरे की भी, पर भविष्य के राजस्थान उज्जवल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। OMR सीट में क्या हो रहा है सबको पता है, पर हम सब लोग मौन हैं। इस सदन के पास अधिकार है राजस्थान को न्याय देने के लिए। संस्थाएं तो खत्म कर चुके हैं। किसी ने भी अपने खुद के उद्घोषण के अंदर राजस्थान सरकार नहीं बोला। ये सरकार संवैधानिक तौर के ऊपर राजस्थान सरकार है, मुख्यमंत्री की सरकार नहीं होती है या किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होती है। OMR सीट के माध्यम से जो क्रूर मजाक हो रही है, सबको पता है कि वो अपराधी कौन है, पर हम लोग इंतजार किसका कर रहे हैं। सभापति महोदय, जो ये सरकारी भर्ती शुरू होती है वो शुरू कहां से होती है? सरकारी भर्ती शुरू जो विज्ञप्ति निकलती है, उस विज्ञप्ति का आधार क्या रहता है कि कितने पद रिक्त है और किस किस श्रेणी के पद रिक्त है। इस राजस्थान में गरूर से हर कोई ये कहता कि हमारी सरकार, पर इस राजस्थान के अंदर रोस्टर, इतनी सरकारें चली गई पर राजस्थान
रोस्टर मांग रहा है, वो रोस्टर किसी की सरकार ने नहीं दिया। जो ये पद निर्धारण का व्यवस्था है रोस्टर के माध्यम से, वो रोस्टर राजस्थान को क्यों नहीं मिल रहा है? सभापति महोदय, ये राजस्थान हम लोगों से सवाल पूछ रहा है। वो रोस्टर नहीं मिलने के कारण जो संवैधानिक अधिकार है वो हम गैर संवैधानिक ढंग से उन संस्थाओं को समाप्त कर कर उन लोगों के हक को बड़ी क्रूरता से उनका हक मार रहे हैं। रोस्टर के बात जब भी आती है तो किसी न किसी बहाने से कूतर्क से उस रोस्टर को हम लोग आगे करते जा रहे हैं। जब विज्ञप्ति नहीं निकलती जब तक हम प्रशासन और सरकार की तरफ देखते हैं कि वो रोस्टर बनाकर विज्ञप्ति निकाल लेगा। विज्ञप्ति निकालने के बाद जब न्यायपालिका में जाते हैं तो न्यायपालिका से ये जवाब हम लोगों को मिलता है, या फैसला हम लोगों को मिलता है कि ये रोस्टर के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं करेंगे क्योंकि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी। शुरू करने से पहले क्रूर मजाक और शुरू करने के बाद भी क्रूर मजाक। सभापति महोदय, इस रोस्टर के माध्यम से ये राजस्थान को कब हम लोग न्याय दिलाएंगे? मुख्यमंत्री जी, इस राजस्थान को कृपा कर आप इस राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देते हुए आप लोग ये जरूर उल्लेख कर दो। नहीं दिला सकते तो कह दो कि राजस्थान के अंदर संवैधानिक तौर पर सरकार नहीं चलेगी, संस्थागत तौर पर सरकार नहीं चलेगी। तो अगर वो भी है तो राजस्थान को कम से कम ये सच्चाई तो पता चले। सभापति महोदय, बड़ी गरूर से बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। अभी भी बहुत बात कर रहे हैं। गैर संवैधानिक ढंग से इन सरपंचों का चुनाव, पंचायती राज चुनाव हम लोगों ने इतना आगे कर लिया है। तर्क क्या? वन स्टेट वन इलेक्शन। पर सभापति महोदय, उन विद्यार्थियों को एक भर्ती में एक परीक्षा हम लोग दे पा रहे हैं क्या? उनकी चर्चा चिंतन हम लोग नहीं करेंगे इस विधानसभा के अंदर। नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से यह संस्था बनी किसके लिए? आरपीएससी बनी किसके लिए? सभापति महोदय, जब हम लोग ये पेपर बनाते हैं उसके बाद वो पेपर आरपीएससी संस्था के पास आता है, क्या उसकी जिम्मेवारी आरपीएससी की नहीं है कि वो अगर जो भी पेपर बनना है वो एक जैसे एक स्तर का बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? न्यूनतम उन विद्यार्थियों को यह हक और अधिकार भी हम लोग नहीं दे पा रहे। सभापति महोदय, ये स्वीकार करना पड़ेगा हम लोगों को, संस्था के तौर पर आरपीएससी का अस्तित्व ही नहीं रहा राजस्थान में। राजस्थान के साथ क्रूर मजाक करना आप बंद कर लो। राजस्थान को बहुत कीमत चुकानी पड़ गई है। ये आरपीएससी अब भंग हो ही जानी चाहिए। और राजस्थान को और कितना क्रूरता से इस राजस्थान को आप कुछ लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कि आपने इस तरह के सदस्य बना दिया, हम लोगों ने इस प्रकार के चेयरमैन बना दिए। ये गरूर और आरोप प्रत्यारोप से राजस्थान को न्याय नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, हम लोगों का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कई लोगों को गलतफहमी है कि उनके मुख से निकल रहा है इसीलिए वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस भारत का हर नागरिक के लिए वो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उतना ही गौरव प्रदान करता है जितना किसी तथाकथित संकीर्ण सोच रखने वाले जो अपने आप तक के वंदे मातरम को सीमित करना चाहते हैं उतना। ये एक गीत नहीं है, वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रीय गीत नहीं है, यह भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है। वंदे मातरम को हम लोग किस प्रकार की, किस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। वंदे मातरम में सुजलाम सुफलाम हम लोग सब गाते हैं। वो सुजलाम सुफलाम का अर्थ क्या है? क्या इस देश के अंदर हम लोग शुद्ध पानी दे पा रहे हैं? क्या इस देश की धरती को शुद्ध ऊर्जावान धरती हम लोगों ने छोड़ी है? और तो और सभापति महोदय, जो यह हवा है, जो न्यूनतम सिर्फ प्राणियों को नहीं पेड़ को भी आवश्यकता हो, वो हवा भी हम लोगों ने किस तरह की छोड़ी?
पर उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो सबसे जुड़ी हुई है। उसमें कोई आक्रोश नहीं, उसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। सभापति महोदय, आज हवा के संदर्भ में, पानी के संदर्भ में हम लोग चर्चा और चिंतन नहीं करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से हम लोग हमारी प्राथमिकता से विद्यार्थियों का भविष्य, युवाओं का भविष्य, पानी और हवा नहीं रखेंगे तो ये राज्यपाल भाषण के माध्यम से क्या प्राथमिकता हम लोग इस राजस्थान को दे रहे हैं। हवा की स्थिति देश के हिंदी के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने सर्वे कर ये उसमें अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है, देश का सबसे प्रदूषित राज्य में से राजस्थान एक है। पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। सभापति महोदय, जोधपुर जहां थार का प्रत्येक युवा अपने भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए अपने आप को जोड़ता है, आज मैं सदन में भी खड़ा हुआ हूं तो मेरे भविष्य की जड़ों के अंदर अगर किसी ने दिया है तो वो जोधपुर शहर ने दिया है। सभापति महोदय, मैं उदाहरण उसी जोधपुर को देना चाहता हूं जो मेरे लिए आज दुनिया का सबसे प्रियतम शहर है। मैं मेरे घर की बात करना चाहता हूं। आज जोधपुर की क्या हालात बनी हुई है। 2022 की AQI रिपोर्ट में दुनिया के 50वां नंबर, 54वां था उस वक्त, सबसे प्रदूषित शहर जोधपुर था और वह आज 54वें से नीचे ही आया। कोई रिपोर्ट नहीं है, वरना मैं रिपोर्ट भी उल्लेख करता। और जोधपुर के अंदर PM 2.5 की क्या हालात है। WHO कहती है PM 2.5 5 होनी चाहिए। इस जोधपुर के साथ और क्या हम लोग सब मिलकर करना चाहते हैं। 5 के जगह हम लोग कितना गुना इस जोधपुर को और प्रदूषित करना चाहते हैं। कम से कम ये निर्णय तो हम लोग सदन में ले सकते हैं। सभापति महोदय, ICRMA और IIT ने ये रिपोर्ट, अगर आप इजाजत दोगे तो ये रिपोर्ट भी मैं टेबल करना चाहता हूं इस विधानसभा के पवित्र टेबल के ऊपर, सदन में अगर आप इजाजत दोगे तो। 5 के जगह 200 PM 2.5। PM वो नहीं है प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल का 2.5 नहीं है। ये जो एयर प्योरिटी का इंडेक्स है वो PM 2.5, उसमें 200, 5 के जगह 200, पर कहीं भी इसकी चर्चा और चिंतन नहीं, कहीं भी हम लोग इसके संदर्भ में कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। किसका इंतजार। सिर्फ PM 2.5 ही नहीं, जो दूसरे भी। और एक और भ्रांति हम लोगों ने फैलाई हुई है कि आउटडोर पोल्यूशन से इंडोर पोल्यूशन कम है, बाहर से घर के अंदर प्रदूषण कम है। यह भ्रांति हम लोगों ने फैलाई हुई है। पर हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि आउटडोर पोल्यूशन से ज्यादा इंडोर पोल्यूशन है ज्यादातर घरों के अंदर। यह रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट है कोई साइंटिफिक रिपोर्ट, वो ये कह रही है कि घर के बाहर से जिस जहरीली हवा से बचने का कूतर देकर हम घरों के दीवारों में रहना चाहते हैं, वो दीवारें हम लोगों को और ज्यादा जहरीली हवा दे रही। तो इस हवा के संदर्भ में, यह हवा हम लोगों को जहां से भी मिल रही है वो तमाम स्रोत हम लोग कुचल रहे हैं, रौंद रहे हैं। सरकारें कह रही हैं
कि राजस्थान को इतनी बिजली की आवश्यकता है, पर हम लोग फैसले करके राजस्थान को जो बिजली की आवश्यकता है उससे दुगनी नहीं उससे ज्यादा एक कुतर्क से कि राष्ट्र की आवश्यकता है, एनर्जी नीड है, ऊर्जा की जरूरत है, हम लोगों ने 1000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर इस थार को बर्बाद कर दिया। जब हमें शुद्ध हवा, सभापति महोदय, बड़े लोगों के पास तो पत्थर के मंदिर हुआ करते थे, हमारे पूर्वजों के पास पत्थर नहीं थे, उस खेजड़ी को हम लोग पूजते थे, मंदिर नहीं थे, हम लोगों के पास मंदिर नहीं थे, उस खेजड़ी को हमारे पीढ़ियों ने पूजा। उस खेजड़ी को आपने उस नेशनल प्रायोरिटी एनर्जी रिक्वायरमेंट का कूतर्क देकर उस खेजड़ी को लाखों के तादाद में, और सब मौन है। सिर्फ इकलौती जगह से, मैं जिम्मेवारी से बोलना चाहता हूं, सिर्फ इकलौती जगह से फैसला होता है, एक व्यक्ति से फैसला होता है, क्योंकि संस्था चरमरा गई है। किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी प्रशासनिक स्तर के ऊपर किसी भी अधिकारी की कोई भी भूमिका नहीं है। फैसला एक व्यक्ति द्वारा लिया जाता है, राजस्थान को रौंद दिया जाता है, राजस्थान को जहरीली हवा की तरफ धकेल दिया जाता है। वो खेजड़ी तक बात सीमित नहीं है। बहुत गरूर से हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों का धर्म ये है। राठौड़ साहब ने भी बोला, बिल्कुल राठौड़ साहब, आप लोगों का भी धर्म है, हम लोगों का भी धर्म है, धर्म हर व्यक्ति का है, पर जो धार्मिक आस्थाएं हैं उन धार्मिक आस्थाओं के संदर्भ में फैसला करने की जिम्मेवारी तो हम लोगों की है। उस ओरण के संदर्भ में, गोचर के संदर्भ में हम लोग क्या कर रहे हैं? यूडीएच के तरफ से एक फैसला आता है कि यह गोचर तमाम जो शहरी सीमा में आती है वो गोचर सरकारी जमीन है, और कोई नहीं बोलता है। 200 विधायकों में से एक विधायक ने भी अगर बोला हो इस सदन के अंदर तो रिकॉर्ड उठाकर देख लो, मौन, चुप, क्योंकि हम लोगों को उन लोगों से काम पड़ता है। अगर हम सच्चाई बोलेंगे तो हमारे काम वो लोग करेंगे या नहीं करेंगे। ये सरकार की बात नहीं है कि यूडीएच के अंदर आने वाली गोचर भूमि, क्या शहर को जरूरत नहीं है? गाय को जरूरत नहीं है? शहर में गाय नहीं रहनी चाहिए? ये पाबंदी लगा दें हम लोग? शहर के अंदर खुले घूमने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए? जिस जोधपुर की मैं बात कर रहा हूं, कितनी जगह वहां घूमने के लिए है। जयपुर में सेंट्रल पार्क के तौर के ऊपर शांति धारीवाल जी ने जो व्यवस्था दी है, जब भी सेंट्रल पार्क जाते हैं तो शांति धारीवाल जी को याद करते हैं। कई शिकायतें हैं शांति धारीवाल जी से, पर जो शांति धारीवाल जी ने जयपुर को सेंट्रल पार्क दिया है, तो जोधपुर और बाकी शहर, सिर्फ मैं और शांति धारीवाल जी जो जयपुर रहते हैं इसलिए जयपुर के अंदर तो सेंट्रल पार्क, बाकी दूसरी जगह इन गोचर को पार्क के तौर पर परिवर्तन करने का यूडीएच आदेश नहीं कर सकता है। शहर को आवश्यकता नहीं है। मेरा हाथ जोड़कर खड़ा जी, मैंने अभी तक आपसे कुछ नहीं मांगा जीवन के अंदर। पहली चीज मांग रहा हूं कि जो गोचर की भूमि है उसके अंदर आप भविष्य के हित को रखते हुए उसको पार्क के तौर पर या डिम्ड फॉरेस्ट के तौर पर आप छोड़ो, क्योंकि भविष्य हम लोगों का सांस ले सके। क्योंकि गांव तो हमने रहने लायक नहीं छोड़े, गांव रहने लायक नहीं छोड़े। मैं जिम्मेवारी से बोलता हूं कि गांव में खातेदारी के अधिकार के माध्यम से गांव में हम लोग जिंदा रहने की व्यवस्था थी, उस कृषि क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया। आज कोई भी खेती नहीं करना चाह रहा है। अगर वो श्रम मद को जोड़ ले तो कोऑपरेटिव के माध्यम से जो आर्थिक हम लोगों को मदद मिल रही है, वो कोऑपरेटिव सेक्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और अंत में जो गांव के विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत पंचायती राज में काम हो रहा है, उसका क्या हश्र होगा आज से 3 साल बाद। आप लोग वापस सरकार बनाने के लिए और हम लोग भी वापस सरकार बनाने के लिए जब उतरेंगे, जब राजस्थान इस सवाल का उत्तर ढूंढ ले कि अगले 3 साल के अंदर गांव के अंदर नरेगा के माध्यम से जो इकलौता सबसे बड़ा कंपोनेंट है उसके माध्यम से कितना विकास हुआ। ओरण के संदर्भ में यह हाल, ट्रांसमिशन लाइन, कोई
कोई भी गांव, जैसे मैंने कहा, कोई भी शहर बड़े बड़े बंगले करोड़ों रुपए के बना दिए पर इस प्रदूषण से कोई भी नहीं रहा। तो कोई भी बाड़मेर, जैसलमेर या उससे आगे वाले गांव इस ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जो हमारे भविष्य को रौंदा जा रहा है उससे कोई भी नहीं बचेगा। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं सभापति महोदय, नियमों के अनुसार उस ट्रांसमिशन लाइन के नीचे कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता और 100 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता। कोई भी ढांचा, जो लैंड होल्डिंग हम लोगों की है वो कम होती जा रही है, तो हम लोग रहेंगे कहां? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो इन ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बन रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से हम लोग वहां की वनस्पति, जीव जंतु और इंसान, इन तीनों के साथ भविष्य में क्या स्थिति गुजर है। कोई भी छोटा बड़ा पशु पक्षी भविष्य में ये ट्रांसमिशन लाइन हम लोगों को वहां नहीं रखने देगी। और हम लोग कूतर्क दे रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए 2 बड़े क्रूर नियम बने हुए हैं इन बड़े पूंजीपतियों के लिए। एक, ऑयल एंड गैस, जो मेरी खुद की सरकार जिस समय मैं संसद था 2009 से 14 के बीच में जब ये बिल लाई, तो उस सदन के अंदर मैंने खुल कर उसका विरोध किया। और दूसरा, ये एनर्जी के संदर्भ के अंदर जो नियम और कानून बनाए हुए हैं उससे वर्तमान और भविष्य को रौंदा जा रहा है। आज तो हम अंगड़ाई ले रहे हैं मंत्री जी, भविष्य किस करवट अंगड़ाई लेगा? मेरा हाथ जोड़कर आप मित्र लोग तो आपस के अंदर बड़ी प्रेम पूर्वक पूरे का पूरा एजेंडा अपने और लेकर आ जाते हो। ये सोच समझकर हम लोगों की प्राथमिकता को डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है सभापति महोदय? जो हमारी जरूरत है, राजस्थान की जरूरत है, उनको ये विवाद डाइवर्ट कर कुछ ना कुछ नया विवाद हर रोज, जिससे हम लोगों की मूल आवश्यकता के बारे में कोई भी राजस्थान के अंदर चर्चा नहीं हुई, कोई भी फैसले नहीं हुई। 365 दिन विवादों के माध्यम से हमारी बात को डाइवर्ट करना, इसके अलावा और राजस्थान में कुछ भी नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, अपने अपने तौर से इस खेजड़ी बचाने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। मैं सिर्फ पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं या निर्दलीयों की बात नहीं कर रहा हूं। इस खेजड़ी के संदर्भ में और जो सोलर के माध्यम से कम 2 से 3% टेम्परेचर और बढ़ेगा। आप हम लोगों को बचाओ, इस धार को बचाओ। भजन लाल जी आज है, कल मदन लाल जी हो जाएंगे, परसों और कोई हो जाएगा। सभापति महोदय, 22 मिनट हुए। 2 मिनट। सभापति महोदय, और कई विषय थे, बड़े दूर से कहते हैं हमारी सरकार, भजन लाल सरकार। ये मॉडल क्या दे रहे हो आप? मेरा आपसे निवेदन है, आपने जो बाड़मेर और बालोतरा को अलग किया, आप क्या ये सोच रहे हो उस अलग करने से हरीश चौधरी को यहां रोक लोगे आने से? ये गलतफहमी छोड़ दो। पहले भी भजन लाल जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए आप भी रोक रहे हो, और भी कई मुख्यमंत्री रोक रहे थे। पर अगर भाई तूने चाहा तो मैं आज यहां खड़ा हूं, उनके बारे में बात कर रहा हूं, और भविष्य में अगर वहां का थॉट्स आएगा तो आऊंगा। सिर्फ जाति के आधार के ऊपर आपने ये जिले, और भजन लाल जी आप बहुत गोवर्धन की बात करते हो, उस गोवर्धन की भूमि में आप ईमानदारी से राजस्थान को कह दो कि ये 31 तारीख से जो कानून और संवैधानिक तौर पर जो जिस तारीख तक ये आदेश निकालना था, क्या 31 तारीख से पहले निकला या बाहर? नहीं तो मैं मेरी धरती खेमा बाबा के मंदिर में जाकर पूरे राजस्थान को बताना चाहता हूं कि वो आदेश इस तारीख के बाद में किस तरह के राजस्व गांव, किस तरह के पंचायत, क्या मॉडल है ये भजन लाल जी? एक ग्राम पंचायत को मैंने मेरे सोशल मीडिया के मार्फत से बताया, वो एक पंचायत नहीं है। आप बड़ा गुरूर करो राठौड़ साहब, पर जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ क्या
किस तरह के पंचायतें बनी हैं जाति और धर्म के आधार पर। कोई सोचे कि वहां बाड़मेर में जाट को निकाल लिया, विश्नोई को निकाल लिया, तो उसी विश्नोई के साथ जोगाराम जी ने लूणी में क्या किया उन विश्नोइयों को जाकर भी पूछ ले। किसी भी जाति और धर्म को नहीं बख्शा गया। और तो और इस मॉडल के मैंने सभापति महोदय कभी भी जीवन में किसी की शिकायत नहीं करी, पर एक उदाहरण बताने के लिए यह मॉडल क्या है इस सरकार का, राजस्थान सरकार का, मैंने एक चिट्ठी लिखकर बताई। सभापति महोदय, एक गांव शिव विधानसभा के अंदर दे दिया, वहां ग्राम पंचायत का सर्जन हुआ। उस गांव के अंदर आरएसएस का एक प्रतिष्ठित पूर्व वाइस चांसलर है, पाचारण और मेघवाल समाज के लोग रहते हैं। उसके परिवार का नाम नहीं रखा, मैं इस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं सदन में, जो कांग्रेस की सरकार की ताकत से जुड़ने के मकसद से कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अगर आप चाहोगे तो जैसे ये मैं टेबल कर रहा हूं, मैं वो उसके जो कू करती है वो भी नहीं इस पवित्र सदन में बताना चाहता हूं। उसके दादा के नाम का यह गांव, राजपूत समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग हम लोगों के यहाँ है, स्वर्गीय तन सिंह जी, स्वर्गीय जसवंत सिंह जी, भगवान सिंह जी रोलसाल ने जन्म जरूर शेखावटी में लिया पर जीवन यहां निकाला इस थार के अंदर। किसी के नाम से आपने राजस्व ग्राम पंचायत नहीं बनाई, पर यह जो मिला जुला खेल है इस ग्राम पंचायत का, ये हकीकत का भजन लाल सरकार का मॉडल है। मैं राजस्थान को बताना चाहता हूं।